नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश कर रहा है स्वामी विवेकानंद को नमन। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समापन सत्र में युवाओं से करेंगे संवाद। भारत जर्मनी राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग को बताया आपसी भरोसे का प्रतीक। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों को बताया एकजुट। जर्मन चांसलर मर्ज ने रक्षा और आर्थिक संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। भारत जर्मनी के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर और 8 क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति। विदेश सचिव ने कहा, दोनों देश रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जर्मन चांसलर आशान्वित। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तेज हुआ घमासान। ईडी और विपक्ष ने ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने फिर लिखा चुनाव आयोग को पत्र। और चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर। पहले वनडे में लगी थी चोट। आयुष बडोनी को किया गया शामिल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत जर्मनी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में अहम मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में सहयोग, भारत जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी, रक्षा उद्योग सहयोग, मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, वैश्विक कौशल साझेदारी, इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किलिंग और भारत जर्मनी उच्च शिक्षा रोडमैप से जुड़ी संयुक्त आशय घोषणा दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित करने से जुड़े सहमति पत्र का भी आदान प्रदान किया। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जर्मनी के विश्वविद्यालय और पेट्रो एवं प्राकृतिक गैस संस्थानों के बीच सहयोग से जुड़े समझौता पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान निजी भागीदारी से जुड़ी कई पहल भी संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के साझा वक्तव्य में मजबूत रिश्तों की प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम ने चांसलर मर्ज के पहले आधिकारिक एशिया दौरे की शुरुआत भारत से किए जाने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और भारतीय युवाओं को जर्मनी में अवसर दिए जाने से सहयोग और मजबूत होगा। पीएम ने इस दिशा में हुई पहल का स्वागत किया। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। पीएम और जर्मन चांसलर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।
इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एक मत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ अहमदाबाद में इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम में भाग लिया। इस अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों और व्यावसायिक नेताओं ने भाग लिया और व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत जर्मनी आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। जर्मनी सीईओ फोरम प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में और चांसलर मैर्ज के साथ जो आज यहाँ पे हो रही है, मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश का जो पेमेंट इकोसिस्टम है, जो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, कैसे हम जर्मनी के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे वहाँ के स्टार्टअप हमारी टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं और कैसे हमारी कंपनियाँ, हमारे स्टार्टअप्स जर्मनी एज अ मार्केट और जर्मनी एज अ टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक सीईओ फोरम जिसमें हमें बहुत ही नामी गिरामी उद्योगपति और उनके जो सारे साथ लोग आए हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में। जो भारत ने अपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करी है वो एक अपॉर्चुनिटी है पावरेस दिखाने की कि हम किस तरह से यूरोप, जर्मनी उनको सपोर्ट कर सकते हैं मेड इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ। हम बहुत कुछ लेते हैं जो जर्मनी में बनता है। जैसे अभी हमारा जो नया हॉस्पिटल बना है उसमें हमने बहुत सारा सामान जर्मन कंपनी से लिया है। मुझे ऐसा लगता है अगर उनकी ये प्रिसीजन स्किल्स और हमारी जो मैन पावर है मिलकर अगर कुछ करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए और हमारे भारत के भविष्य के लिए और साथ ही साथ जर्मनी से हमारे मजबूत संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। हम बहुत कुछ लेते हैं जो जर्मनी में बनता है। जैसे अभी हमारा जो नया हॉस्पिटल बना है उसमें हमने बहुत सारा सामान जर्मन कंपनी से लिया है। मुझे ऐसा लगता है अगर उनकी ये प्रिसीजन स्किल्स और हमारी जो मैन पावर है मिलकर अगर कुछ करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए और हमारे भारत के भविष्य के लिए और साथ ही साथ जर्मनी से हमारे मजबूत संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास होगा। भारत और जर्मनी के बीच में कोलैबोरेशन से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ जो जर्मनी और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो एक ग्लोबल स्तर पे भी कोलैबोरेट करके बहुत सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया में जो पर्पसफुल पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, तो भारत में एक तो स्केल है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतरीन है, इंडिया में टैलेंट है, डेमोग्राफी है, तो कोलैबोरेट करके एक्चुअली इंडिया कैन बी अ बेस फॉर अ ग्लोबल हब ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स, ब्रिंगिंग टुगेदर द स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ इंडिया एंड जर्मनी। और इसमें बहुत एरियाज हैं जहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में एक दुनिया में आजकल ये प्रॉब्लम है, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस दोनों तरफ से क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, तो एक न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन कॉरिडोर्स क्रिएट किया सकते हैं। बिकॉज भारत में सबसे ज़्यादा एयरेबल लैंड है, वर्टिकल ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। तो ये दो उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोग मिलकर और कोलैबोरेशन के साथ एक सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए नहीं, बट मिलकर आई थिंक ये जो कंपेटिटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया भर को ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज
प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत गुंजाइश है और बहुत चीज़ें मिलकर की जा सकती हैं। इससे पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जर्मन चांसलर पीएम मोदी के साथ साबरमती आश्रम पहुंचे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने जर्मन चांसलर को आश्रम के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर साबरमती रिवर फ्रंट का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिखाई दिया। इन पतंगों में ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाली पतंग विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। पीएम और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाकर इस अवसर को और यादगार बना दिया। इस अवसर पर कला एवं संगीत से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का जेन ज़ी अपनी ऊर्जा को अच्छे के लिए एक शक्ति के रूप में उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं ने स्वच्छ भारत और हर घर तिरंगा से लेकर मेरी माटी मेरा देश और नशा मुक्त भारत जैसे अभियानों का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के एक अखबार में लिखे आर्टिकल का उल्लेख करते हुए ये बातें कहीं। इस आर्टिकल में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि दुनिया भर में जेन ज़ी स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत अद्वितीय संगम पर खड़ा है, जहां युवा एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक महत्वाकांक्षा के बीच पुल का काम कर रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण और राष्ट्र से संबंधित उनके सपनों के बारे में बात करते हुए कहा कि शिक्षा वही है जिससे चरित्र निर्माण हो और व्यक्ति का बौद्धिक विस्तार हो सके। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वास्तविक शिक्षा वो है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाती है। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक हो रहे युवाओं से गुरु दक्षिणा के रूप में देश की आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक समृद्धि के लिए काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी, पंडित और कुलाधिपति कंवल सिब्बल सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। Swamiji Vivekananda ji has said, we want the education by which character is formed. Strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. That is the importance of education for which these universities have been created. While I congratulate the graduates for attaining this milestone in their lives, I urge you to reciprocate as every guru got his own Guru Dakshina, and I am requesting you to give as Guru Dakshina that you should work for our country's economic, social and scientific prosperity. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेएनयू के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय को समय से आगे सोचने वाली एक प्रयोगशाला करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में जिन सिद्धांतों को अब औपचारिक रूप दिया गया है, जेएनयू ने उन्हें बहुत पहले ही अपनी शैक्षणिक पद्धति का हिस्सा बना लिया था। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संतुलित नॉलेज इकोसिस्टम के विजन पर जोर देते हुए शोध और नवाचार के महत्व को रेखांकित किया। अपने समय से काफी आगे सोचने वाला एक प्रयोगशाला रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन प्रिंसिपल्स को फॉर्मलाइज किया गया, उन्हें जेएनयू ने बहुत पहले ही अपना एकेडमिक फिलोसफी का हिस्सा बना लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
निरंतर बैलेंस नॉलेज इकोसिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ऐसे नॉलेज सोसाइटी का विजन प्रस्तुत किया है जहां कल्चर, हिस्ट्री, गवर्नेंस और ह्यूमन बिहेवियर पर होने वाला रिसर्च टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ कोलैबोरेट करते हुए आगे बढ़ें। भारत को एक बार फिर वैश्विक संसदीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 16 साल बाद भारत कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 28वां CSPOC सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के 60 से अधिक स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के लोग आएंगे। आईपैक मामले में ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल करने के बाद कोलकाता पुलिस भी इस मामले की जांच में सक्रिय हो गई है। पुलिस ने कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित उस इमारत और उसके आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की है, जहां आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का फ्लैट है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि 8 जनवरी को हुई तलाशी के दौरान कौन कौन लोग वहां मौजूद थे। शेक्सपियर सरणी थाना पुलिस ने इमारत के फैसिलिटी मैनेजर को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में कोलकाता पुलिस ईडी के उस अधिकारी से भी बातचीत कर सकती है जिसने तलाशी अभियान की जानकारी शेक्सपियर सरणी थाने को ईमेल के जरिए भेजी थी। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती रियल है। गोर ने पीएम मोदी को ट्रंप का डियर फ्रेंड बताया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास और सम्मान है। सर्जियो गोर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप भारत की यात्रा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सर्जियो गोर ने अपने पहले संबोधन में भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये साझेदाराना रिश्ता आने वाले समय में और मजबूत होगा। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के इंडोर कोर्ट पर रविवार को आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप रोमांच, संघर्ष और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। महिला वर्ग में केरल ने भारतीय रेलवे को कड़े मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में रेलवे ने केरल को सीधे सेटों में हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। पुरुष वर्ग के फाइनल में रेलवे की टीम ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए केरल को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
रेलवे के कप्तान अंगा मुथु के नेतृत्व में टीम ने शुरुआत से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। रोहित कुमार, जॉर्ज एंटनी और एमिल टी जोसेफ के प्रभावी खेल ने केरल को वापसी का मौका नहीं दिया। वहीं महिला वर्ग का फाइनल टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ। केरल ने 5 सेट तक चले संघर्ष में भारतीय रेलवे को 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया। मैच में पिछड़ने के बाद केरल की शानदार वापसी हुई। वहीं पुरुष वर्ग में पंजाब ने सर्विसेज को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-1 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी और महापौर अशोक कुमार तिवारी उपस्थित रहे। चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे केरल की टीम हो, और मैं कह सकता हूँ सभी हमारी प्रतिभागी टीमें जो पूरे देश के सभी राज्यों से सुरक्षा बल और रेलवे की टीमें थी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन किए हैं और यहीं से हमारी नेशनल टीम का चयन होगा और नेशनल टीम दुनिया में जहां भी खेल में जाएगी, वॉलीबॉल की चैंपियनशिप में भारतीय टीम विजेता होगी। हर आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जितनी भी टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिए उन सबको हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। भारत खेल रहा है, भारत जीत रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और यहाँ सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे। ऐसी मंगल कामना बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में करता हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम में 8 दिनों तक चली इस चैंपियनशिप में देश भर से हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 1984 के बाद पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। खेल को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकास कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है, इसी में से कितने राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय भाग लेंगे, विजेता बनेंगे, मैचों में, प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कर्मचारी केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।